हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, सर्वेइंग फर्स्ट। सर्वे फर्स्ट में, और इसमें का जो लीनियर मेजरमेंट होता है, इसमें का जो इनडायरेक्ट मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि, ठीक। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड के विषय में हमको अवगत कराना है आपको। तो इनडायरेक्ट मेथड बेसिकली होता क्या है, आपको मैं बता दूं कि इनडायरेक्ट जो मेथड होता है आपका, इनडायरेक्ट मेथड अर्थात अप्रत्यक्ष विधि, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आप देख सकते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इनडायरेक्ट जो मेथड होता है, इस विधि में दो बिंदुओं के मध्य, इस विधि में क्या करते हैं हम, दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, यहाँ से यहाँ के बीच की अगर आपको दूरी ज्ञात करनी हो तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया करेंगे, तब जाके यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है अर्थात लंबाई है, इसको आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कि इसमें दो विधियां हैं। कौन कौन विधियां देख सकते हैं आप, एक है प्रकाशीय यंत्र विधि, दूसरा है आपका विद्युत चुंबकीय किरणों द्वारा। प्रकाशीय यंत्र विधि और दूसरा क्या है, विद्युत चुंबकीय किरणों द्वारा। तो जो प्रकाशीय यंत्र विधि है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो इसमें क्या होता है, थियोडोराइड के डायफ्राम पर देख सकते हैं आप कि थियोडोराइड के डायफ्राम पर स्टेडिया रेखाएं बनी रहती हैं, जिनकी सहायता से दूरी नापी जाती है। तो स्टेडिया रेखा क्या होती है, आप देखते होंगे कि जो आप दूरबीन देखेंगे तो उसमें इस तरीके से आपको तीन रेखाएं दिखाई देंगी। इस तरीके से जब आप दूरबीन के अंतर्गत देखेंगे, जो लेंस होगा, लेंस पे इस तरीके का क्रॉस हेयर आपको दिखेगा, इस तरीके से। ये क्या है, आपका देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपको क्रॉस हेयर दिखेगा। क्रॉस हेयर एक हाई, ए जो होता है ए वर्टिकल होता है, और ए जो होता है इस तरीके से तीन हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसी को बोलते हैं स्टेडिया रेखाएं या स्टेडिया रेखाएं इसको बोलते हैं। ठीक, उस बात से देखिए, इसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय किरणों द्वारा क्या होता है, इसमें दो प्रकार के उपकरण होते हैं। जब विद्युत चुंबकीय किरणों द्वारा की जब आप बात करेंगे इसमें, ठीक है, तो आपको क्या होगा, दो प्रकार के उपकरण आपको मिलेंगे। एक होता है विद्युत प्रकाश उपकरण, क्या होता है, विद्युत प्रकाशीय उपकरण, और दूसरा होता है माइक्रोवेव उपकरण। ठीक, तो इसमें देखिए, प्रकाशीय यंत्र विधि हो गया, क्या हो गया कि थियोडोराइड के डायफ्राम पर स्टेडिया रेखाएं बनी रहती हैं, जिनकी सहायता से दूरी नापी जाती है। ठीक, दूसरा अब क्या होता है, विद्युत चुंबकीय किरणों द्वारा। इस आधार पर दो प्रकार के उपकरण पाए जाते हैं। पहला होता है विद्युत प्रकाशीय उपकरण। तो इस प्रकार के उपकरण में, जो विद्युत प्रकाशीय उपकरण यहाँ पे दिया गया है, आपको दिख रहा है, विद्युत प्रकाशीय उपकरण में इस प्रकार के उपकरण में प्रकाश की किरणों के द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश की किरणों के द्वारा दूरी नापी जाती है। इस प्रकार के उपकरण में प्रकाश के किरणों के द्वारा दूरी नापी जाती है। ठीक, उसका से बी आपका आएगा इसमें। तो इसमें क्या दिया है, माइक्रोवेव उपकरणों में
रेडियो तरंगों द्वारा। क्या है? रेडियो तरंग, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है रेडियो तरंगों द्वारा, रेडियो तरंगों द्वारा दो स्टेशनों के मध्य दूरी ज्ञात की जाती है। दो स्टेशन मतलब एक स्टेशन यहाँ पे, एक स्टेशन यहाँ पे, यानी कि जहाँ आपको मेजरमेंट करना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो जो पहला बिंदु है उसको पहला स्टेशन, जो लास्ट बिंदु है लास्ट। तो दो स्टेशनों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग में लाया जाता है। तो माइक्रोवेव उपकरणों में क्या होता है, रेडियो तरंग क्या करते हैं, वो काम करते हैं, जबकि विद्युत प्रकाशी उपकरण में क्या करते हैं, प्रकाश कणों के द्वारा दूरी नापी जाती है। ठीक, उसके बाद से देखिए आपका यह है टाइक्योमीटर द्वारा। ठीक, ये क्या है आपका टाइक्योमीटर, ये है टाइक्योमीटर, थोड़ा सा कट गया है, टाइक्योमीटर है। उसके बाद से है आपका ये डिस्टोमीटर द्वारा है। ठीक, उसके बाद है स्टेडिया वायर द्वारा, ये आपका है स्टूडियो वायर द्वारा। उसके बाद से है दिक्सूचक द्वारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपास द्वारा। उसके बाद से एक थियोडोलाइट द्वारा है ये वाला। ठीक, किसके द्वारा, थियोडोलाइट द्वारा भी आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। इनडायरेक्ट अर्थात दूरी को आप नाप सकते हैं। इसके बाद से जब आएंगे आप आगे तो कोणीय मापन की विधियाँ आती हैं। क्या आती हैं, कोणीय मापन की विधि आती है। कोणीय मापन अर्थात मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट, मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, कोणीय मापन में क्या होता है कि सर्वेक्षण कार्य करते समय, समझ रहे ना, कि सर्वेक्षण कार्य करते समय किसमें, कोणीय मापन में लीनियर मेजरमेंट के साथ एंगुलर मेजरमेंट भी लेने पड़ते हैं। यह कोणीय माप हॉरिजॉन्टल प्लेन, देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन अर्थात क्षैतिज प्लेन, प्लेन मतलब होता है तल में, क्षैतिज तल में, और साथ साथ वर्टिकल प्लेन ऊर्ध्वाधर तल में ली जाती है। दोनों तलों में, चाहे क्षैतिज तल हो और चाहे आपका ऊर्ध्वाधर तल हो, दोनों तलों में क्या होता है, आपका माप मेजरमेंट लिया जाता है। तो यह जो कोणीय माप होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन अथवा वर्टिकल प्लेन दोनों में ली जाती है। तो कोणीय मापन के लिए निम्न उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन उपकरण प्रयोग किए जाते हैं आप देख सकते हैं। एक होता है आपका क्या, कंपास, एक होता है आपका थियोडोलाइट, एक होता है बॉक्स सेक्सेंट, बॉक्स सेक्सेंट होता है, BOX, बॉक्स सेक्सेंट बोलते हैं। ठीक, देखिए अब आपको कोणीय मेजरमेंट करने की क्या आवश्यकता पड़ी, तो कोणीय मापन की विधि खास तौर पर ऐसे स्थानों पर अधिक अपनाई जाती है जहां बाधा के कारण रैखिक मापन न किया जा सकता हो। जहाँ पर बाधा हो, अगर अर्थात वहाँ पे कुछ क्या है, दिक्कत परेशानी हो, जैसे कि मान लीजिए ये आपका तालाब है और आपको यहाँ से यहाँ आपको मेजरमेंट करना है, तो यहाँ से तो आप मतलब फीते जरिब की सहायता से तो इस तालाब के अंदर जाएंगे नहीं, तो क्या करना होगा आपको, फिर छोड़ना होगा, या फिर इस तरीके से आप जा करके मेजरमेंट करें। तो इस तरीके से जब आप मेजरमेंट करेंगे तो एक सीध में नहीं होगा, और जब एक सीध में नहीं होगा तो फिर आपको क्या होगा, जो मेजरमेंट आप करेंगे गलती करेंगे फिर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोणीय मापन की सहायता से अर्थात कैलकुलेशन कर देते हैं कुछ एंगल वगैरह निकाल के, तो इस तरीके से कार्य कर देते हैं। इस तरीके से इसमें मेजरमेंट होता है। यहाँ से देखिए इस तरीके से मेजरमेंट हो जाता है। तो ये आपका, इससे आप बच जाएंगे, क्या आप जो आपकी बाधा है वो टल जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक आप मेजरमेंट कर लेंगे। कोण होगा, यहाँ पे कुछ एंगल होगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ आपका जो बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कोण बनेगा, यहाँ पे भी आपका एंगल बनेगा। तो इस एंगल की सहायता से ये क्या होता है,
कोण भुजा कोण के द्वारा क्या दूरी मापी जाती है ना। अगर एक आपको कोण पता हो और एक दूरी पता हो तो अगली वाली दूरी क्या होता है, कोण कोण बराबर, मतलब उस वहाँ से निकाल लेते हैं ना आप। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद से आइए देखिए नक्शा और अनुविक्षेप प्लान क्या होता है। नक्शा मैप, तो मैप में क्या होता है, बड़े बड़े सर्वे एरिया को, जो बड़ा सर्वे एरिया को छोटे कागज़ या सीट पर दर्शाने के लिए पैमाना छोटा रखा जाता है, मैप कहते हैं। क्या बोल रहा है कि बड़े सर्वे एरिया को छोटे कागज़ या सीट पर दर्शाने के लिए पैमाना छोटा रखा जाता है, मैप कहते हैं। पैमाना छोटा रखने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपको उत्तर प्रदेश का क्या करना है, मैप तैयार करना है, तो कागज़ पे क्या करेंगे आप दर्शाने के लिए, छोटा पैमाना मारेंगे तभी तो एरिया उतना बड़ा आपका आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है, छोटा रखा जाता है। जो पैमाना रखा जाता है क्या है, छोटा रखा जाता है, किसमें, मैप में। ठीक है, वहीं जबकि प्लान की जब बात करेंगे तो इसमें जो पैमाना रखा जाता है बड़ा रखा जाता है। क्या रखा जाता है, बड़ा रखा जाता है। तो जब किसी छोटे क्षेत्र को बड़ा दर्शाने के लिए, ठीक है, जब किसी छोटे क्षेत्र को बड़ा दर्शाने के लिए पैमाना बड़ा माना जाता है, उसे अनुविक्षेप या प्लान कहते हैं। ठीक, जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं कि पॉलिटेक्निक कैंपस को एक कागज़ पर दर्शाने के लिए बड़ा पैमाना मानकर दर्शाया जाता है। तो बड़ा पैमाने का मतलब है कि अगर आपको क्या होगा, कोई भी चीज़ आप बनाएंगे तो बहुत होगा, 10 मीटर का होगा, 20 मीटर का होगा, तो 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानते हैं। ठीक, अथवा 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, अथवा 50 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से ये बड़ा पैमाना है। लेकिन आप 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर माने, अथवा 100 किलोमीटर बराबर आप मतलब 1 मीटर माने, मतलब इस तरीके से कि जो क्या हो, छोटा छोटा हो। 1 किलोमीटर बराबर 1 mm भी ले सकते हैं आप, 1 किलोमीटर बराबर 1 mm, अथवा 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप जब मानेंगे तो वो मैप के अंतर्गत आ जाता है, और जबकि प्लान के अंतर्गत क्या होता है, बड़ा पैमाना आ जाता है। ठीक, अब क्या होता है, नक्शे का सिकुड़ना श्रिंकेज ऑफ मैप होता है। श्रिंकेज ऑफ मैप, नक्शे का सिकुड़ना क्या होता है कि आप देखते हैं कि वातावरण के बदलाव, तापमान परिवर्तन, आर्द्रता मतलब होता है नमी इत्यादि के कारण जो ड्राइंग शीट होती है क्या होती है, सिकुड़ती है। पहले मान लीजिए आज के टाइम में अगर आप कोई चीज़ बना लेते हैं, अगर इतना है तो आप देखेंगे कि जो ड्राइंग पढ़ते हैं ना, तो उसको 1-2 साल बाद उसको देखिए आप, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जरूर श्रिंकेज हो जाएगा। श्रिंकेज मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ जाएगा। तो वो जो इतना बड़ा सीट जो आपका था वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जरूर कुछ ना कुछ छोटा जरूर हो जाएगा। तो तापमान जब परिवर्तन होता है, ठीक है, तापमान जब परिवर्तन होता है अथवा नमी के कारण क्या होता है, ड्राइंग शीट सिकुड़ती है। इस कारण ड्राइंग शीट पर खींची गई जो रेखाएं होती हैं, अर्थात नक्शे भी क्या होते हैं, सिकुड़ जाएंगे। नक्शे भी क्या होते हैं, सिकुड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, संख्यात्मक पैमाना सही नाप नहीं पड़ेगा। संख्यात्मक पैमाना क्या होगा, जो आप उस पर बनाएंगे तो आप मेजरमेंट करेंगे, अरे ये तो क्या था, ये 10 मीटर का था, अभी कितना दिखा रहे, तो ये तो 9 दिखा रहा, 9 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर अगर मान लीजिए आपका अगर क्या है 1 किलोमीटर आपने मतलब पैमाना माना हुआ है, बात समझिए, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना हुआ है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। अगर बाई देवे क्या हो जाए, अगर ये सिकुड़ जाए, एक मतलब सिकुड़ जाए तो क्या करेगा, तब तो अगर 10 सेंटीमीटर आप देखेंगे, आई 9 सेंटीमीटर आ रहा, तो 1 सेंटीमीटर कमी आई ना, अर्थात 1 किलोमीटर एरिया घट गया आपका। तो बहुत बड़ा चेंजेस परिवर्तन होता है, ठीक ना। तो इस तरीके के क्या होते हैं, ऐसे केस में क्या करते हैं,
ऐसी स्थिति में संख्यात्मक पैमाना सही नाप नहीं पड़ेगा। इस त्रुटि को दूर करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम है, समस्या है, इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, ड्राइंग शीट पर एक कोने में लेखा चित्रीय पैमाना, जैसे एक कोना है ना आपका, ये वाला कोना जो आपको दिख रहा है, इस कोने में क्या कर देंगे कि कोई जो ग्राफिकल मतलब ग्राफ के द्वारा, अर्थात एक तरीके से रेखा बना करके ये डाल देंगे। ए बी रेखा है और ये कितने कितने का है, ये आपका 1 सेंटीमीटर का है, अच्छा 5 सेंटीमीटर का है, इस तरीके से आप बता देंगे। तो बाद में जब आप मान लीजिए अगर नक्शा सिकुड़ भी जाएगा तो क्या करेंगे, आप उसको देख सकते हैं। जब नापेंगे तो ये भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर 5 सेंटीमीटर ये वाला नहीं हुआ है तो आप क्या समझ जाएंगे कि सिकुड़ा है। तो कितना सिकुड़ा है यहाँ से आप पता कर लेंगे, जितना सिकुड़ा है उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट हो जाएगा, फिर आपको क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा। तो यही होता है नक्शे का सिकुड़ना होता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, जरी व मापन में प्रयोग होने वाले कुछ उपकरण होते हैं। तो जरी मापन में प्रयोग होने वाले कुछ उपकरण मैं आपको बता दूं कि जरी मापन जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है वो क्या क्या होते हैं, ठीक। तो जरी मापन उपकरण में क्या होता है, एक पहला होता है जो आपका जरीब होता है, पहला ही क्या होता है, जरीब होता है, जिसको क्या बोलते हैं, चेन बोलते हैं। उसके बाद से आपका क्या होता है, फीता होता है, क्या होता है, फीता होता है आपका, ठीक। फीता के बाद सुआ, क्या होता है, सुआ होता है, सुआ या तीर जिसको बोलते हैं, सुआ या तीर जिसको बोला जाता है, ठीक। इसके बाद से खूंटियाँ होती हैं जिसको पेग बोला जाता है। उसके बाद से आरेखन दंड जिसको रेंजिंग रॉड बोला जाता है, आरेखन दंड या रेंजिंग रॉड बोला जाता है। उसके बाद से खसका दंड होता है जिसको ऑफसेट रॉड बोलते हैं, खसका, क्या बोलते हैं, खसका बोलते हैं, खसका, इसको क्या बोलते हैं, खसका दंड, खसका दंड बोलते हैं, खसका दंड, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफसेट रॉड। उसके बाद से लकड़ी हथौड़ा होता है जिसको मैलेट बोलते हैं। फिर से झंडियाँ होती हैं जिसको फ्लैग बोला जाता है, झंडिया या फ्लैग बोला जाता है, इस तरीके से। फिर से साहुल जिसको पलम्बाब बोलते हैं यहाँ पर। फिर से समकोट डालने के उपकरण क्या क्या दो आती हैं, एक खुली गुनिया होती है, एक प्रकाशीय गुनिया होती है। उसके बाद से एक होता है लाइन रेंजर, लाइन रेंजर RANGER, रेंजर, लाइन रेंजर होता है। एक होता फील्ड बुक होता है, फील्ड बुक होता है। उसके बाद से लास्ट में आपका आता है पेंसिल रबर चाकू। ये क्या होते हैं, जरी मापने में प्रयोग होने वाले उपकरण होते हैं। समझ आ गई बात। अब लास्ट में आपका इस चैप्टर के लास्ट में आप देखेंगे इंट्रोडक्शन का उपकरण के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि जिस जिस उपकरण का आप उपयोग करेंगे उसके आधार पे आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वे करने पड़ेंगे। तो उपकरण के आधार पे वर्गीकरण, तो सर्वेक्षण करते समय जिस मुख्य उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर सर्वेक्षण को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इंजीनियरिंग महत्ता से यह वर्गीकरण ही सबसे महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो ना। इस सर्वेक्षण में प्रयोग में लाए जाने वाला उपकरण, क्या बोल रहा है कि सर्वेक्षण में प्रयोग में लाए जाने वाला जो उपकरण होता है, उपकरण अथवा अपनाई जाने वाली विधि के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकरण होता है। तो किस प्रकार वर्गीकरण होता है, जरीब सर्वेक्षण होता है तो जरीब की सहायता से होता है। कंपास से जो सर्वे होता है कंपास की सहायता से होता है। प्लेन टेबल सर्वे होता है, प्लेन मतलब प्लेन टेबल सर्वे के आधार पर होता है। थियोडोलाइट सर्वे होता है, फिर से टैक्योमेट्रिक सर्वे होता है, फिर से फोटोग्राफिक सर्वे होता है, फिर से ट्राइंगुलेशन सर्वे होता है, ट्राइंगुलेशन सर्वे या त्रिकोणीय सर्वे। उसके बाद से आपका होता है लास्ट में लेवलिंग आपका होता है, ठीक। तो ये आपके इनडायरेक्ट मेथड के बाद से ये सारी चीज़ें थी। तो ये चैप्टर इंट्रोडक्शन जो होता है सर्वेइंग फर्स्ट का, ये सब कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में अब आपको लेके आएंगे। तो अगर कहीं भी आपको परेशानी या दिक्कत है तो पूरा वीडियो देखने के बाद से अगर आपको कहीं भी दिक्कत फील हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिए, हमारे हौसला बढ़ाइए। फिर आगे जो आपको चैप्टर का, जिस भी चैप्टर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें, मतलब अगर जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं टोटल आपके प्रयास करूँगा कि आपके लिए वीडियो लेकर के आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।